नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 27 अगस्त 2024 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले गांधी जी का कोट देख लीजिए। द डे ए वुमन कैन वॉक फ्रीली ऑन द रोड्स एट नाइट, दैट डे वी कैन से दैट इंडिया हैज़ अचीव्ड इंडिपेंडेंस। महात्मा गांधी ने यह बात बोली थी। देखो ये बात बिल्कुल सच भी है और आज आर्टिकल भी है वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड। ये आज़ादी का असली मतलब देखो सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है। पहली तो बात, फ्रीडम हर एक एस्पेक्ट में होती है, सोशल फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम। लेकिन देखो जब हम देश की आज़ादी की बात करते हैं तो हर एक इंसान की पर्सनल फ्रीडम जरूरी है। और वुमन की आज़ादी मतलब समाज की आज़ादी। यहां पे जो फियर है, डर है, वो देखो रिलेटेड है स्वतंत्रता से। जहां देखो डर है ना, वहां आज़ादी पॉसिबल हो ही नहीं सकती। औरत का डर मतलब पूरे समाज का डर। और सच्चा स्वराज तब आएगा जब सभी महिलाएं डर मुक्त होंगी। तो महात्मा गांधी ने काफी गहरी बात बोली थी इस लाइन में। इसको आप यूज कर सकते हो जब भी देखो वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड आपको कुछ लिखना हो। आज देखो टोटल 3 इश्यूज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल सेंसस से संबंधित, दूसरा आर्टिकल वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड है, लेकिन इसमें ना फिजिकल सिक्योरिटी की बात नहीं की गई है। फिजिकल सिक्योरिटी में हम ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं, सीसीटीवी कैमरा लगाओ, पुलिस की पेट्रोलिंग इंक्रीज करो, पुलिस को सेंसिटाइज करो। इसमें साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी की बात की गई है, तो अलग डायमेंशन है वुमेन सेफ्टी से संबंधित। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे डिस्कस करेंगे। फिर देखो सी राजा मोहन का इंडियन एक्सप्रेस से आर्टिकल है यूएस इंडिया रिलेशनशिप से संबंधित। देखो यहां पे एक जो आर्टिकल है ना, वो वेस्ट एशिया से संबंधित है। थोड़ा सा मैं आपको इस आर्टिकल के बारे में बता देता हूं। सीधा सीधा क्वेश्चन आने की संभावना कम है, लेकिन पता होना चाहिए क्या चल रहा है। देखो आपको पता है अक्टूबर 2023 से ही वार चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में। लेकिन अब देखो ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध जो है वो फैल सकता है। इजराइल ने ना हिजबुल्ला के ऊपर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स किए। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स समझते हो? आपको लगता है कि दूसरे वाला देश आपके ऊपर अटैक कर सकता है, तो वो अटैक करे उससे पहले ही आप स्ट्राइक्स कर देते हो। जैसे इंडिया को आज के समय में लगे कि पाकिस्तान कल इंडिया के ऊपर हमला कर सकता है, तो कल का इंतजार किए बिना ही इंडिया ने पहले से पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। इसे बोलते हैं प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स। इसके जवाब में देखो लेबनान से ना हिजबुल्ला ने भी रॉकेट्स और ड्रोन का अटैक किया इजराइल के ऊपर। मतलब देखो ये गाजा वार का ही एक्सटेंशन है। मतलब हर कोई बोलता है कि युद्ध ना फैले, युद्ध ना फैले, लेकिन अब युद्ध फैल चुका है। लेबनान से हिजबुल्ला भी सीधा सीधा अब इस वार में कूद चुका है। और इजराइल में हमास के जो पॉलिटिकल लीडर थे उनकी हत्या करवाई इजराइल ने, ऐसा उनके ऊपर आरोप है। तो कहीं ना कहीं देखो ईरान भी पूरी तरह से बेकरार है इजराइल से बदला लेने के लिए। वेस्ट एशिया देखो यूं समझ सकते हो कि मतलब इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है कि बहुत बड़ा वार स्टार्ट हो सकता है वेस्ट एशिया में। राइटर बोलते हैं देखो ये सिर्फ एक वार नहीं है, बल्कि पूरे रीजन का फ्यूचर दांव पर है। डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन मेजर कंट्रीज को जल्द से जल्द निकालने की आवश्यकता है, जिनका भी लिवरेज है इजराइल के ऊपर, हमास के ऊपर, हिजबुल्ला के ऊपर। वरना देखो वर्ल्ड के लिए काफी दिक्कत हो जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं वेस्ट एशिया से संबंधित। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो हमारे देश में सेंसस कंडक्ट करने से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं। देखो सेंसस हर 10 साल में एक बार कंडक्ट होता है। तो 1881 से लेके 2011 तक लगातार ये कंडक्ट होता रहा है। बट इस बार इस दशक में आ गया कोविड। 2020 में कोविड की शुरुआत हो गई थी, तो इस बार का सेंसस उस समय कंडक्ट नहीं हो सका था। बट देखो अभी तो महामारी खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी हमारे देश में सेंसस कंडक्ट नहीं हुआ है इस दशक का। वैसे डेटा ये कहता है कि टोटल देखो 233 देशों में से 44 देश ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सेंसस नहीं कंडक्ट किया है, और इंडिया उनमें से है। हम उन देशों की श्रेणी में आते हैं जैसे येमेन, सीरिया, अफगानिस्तान, म्यांमार, यूक्रेन, श्रीलंका या फिर सब साहारन अफ्रीका। ये वो देश हैं देखो जहां पे या तो कोई एक्सटर्नल वार या फिर सिविल वार चल रहा है, या फिर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, हालात इनस्टेबल हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिस वजह से इन 44 देशों में सेंसस नहीं कंडक्ट हो उसका। बट देखो इंडिया में हालात थोड़ी ना ख़राब हैं। इंडिया में अभी तक सेंसस कंडक्ट हो जाना चाहिए था।
एक प्रोसेस होती है जब सेंसस कंडक्ट होता है ना, उससे पहले अलग अलग जिलों की, अलग अलग तहसील्स की जो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज हैं वो फ्रीज हो जाती हैं, ताकि सेंसस कंडक्ट करते वक्त कोई दिक्कत ना आए। ऐसा ना हो 2 जिले हैं ए बी, ए में जो सेंसस कंडक्ट करने वाले लोग हैं, फॉर एग्जांपल टीचर्स, वो बी जिले में ना चले जाएं। उससे पहले बाउंड्रीज को फ्रीज कर दिया जाता है कि इस जिले की बाउंड्री यहां तक है, इस जिले की बाउंड्री यहां तक है। तो ये जो चीज है ना, इसकी डेडलाइन देखो 10 बार एक्सटेंड हो चुकी है 2019 से लेके अभी तक। एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को फ्रीज करने वाली जो प्रोसेस है, इसकी डेडलाइन 10 बार एक्सटेंड हो चुकी है और अंतिम बार इसकी डेडलाइन लैप्स हुई थी 30 जून को। अब देखो एक चीज और, ये तो बैकग्राउंड है। अभी काफी समय से ना अपोजिशन ये मांग कर रहा है कास्ट सेंसस भी कंडक्ट करवाया जाए। कुछ अपोजिशन के लीडर्स ये बोलते हैं कि जिस कास्ट के जितने लोग होंगे उस हिसाब से उनको बेनिफिट दिया जाए। तो ना अब सरकार ने एक बात बोली है, सरकार ने ये बोला है कि अब जो सेंसस कंडक्ट होगा ना, जो ऑलरेडी डिले हो चुका है, इसमें हम कास्ट का डेटा भी इंक्लूड करेंगे, मतलब कास्ट के नंबर्स भी काउंट करेंगे। तो ना राइटर इसके जवाब में ये बोलते हैं, देखो पहली चीज सेंसस ऑलरेडी डिलेड है। दूसरी चीज, जल्दबाजी में ना 2011 में एक सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस कंडक्ट किया गया था। क्या था ये सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस? ये देखो एक स्पेशल सर्वे था, आप कह सकते हो। इसमें ना इकोनॉमिक स्टेटस और कास्ट दोनों का डेटा इकट्ठा किया गया था। तो ये नॉर्मल सेंसस से अलग था। मकसद क्या था इस सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस को कंडक्ट करने का 2011 में? मकसद देखो ये था, गरीबी से संबंधित ना बिल्कुल एक्यूरेट डेटा कलेक्ट करना और कास्ट के हिसाब से इकोनॉमिक स्टेटस समझना, ताकि देखो वेलफेयर स्कीम्स को बेटर ढंग से टारगेट किया जा सके, पता लगे कि कौन सी कास्ट का इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है। लेकिन देखो जब ये पूरा हुआ ना सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, तो काफी सारी ना खामियां नजर आई। खामियां मतलब डेटा कलेक्शन में बहुत सारी गलतियां कर दी, लोगों ने अपनी कास्ट गलत बता दी, कुछ लोगों ने मल्टीपल कास्ट लिख दी। और इस सेंसस में ना, मतलब इस सर्वे में ना 46 लाख से ज्यादा कास्ट रिपोर्ट हुई। ऐसा क्यों? ऐसा देखो इसलिए क्योंकि लोगों ने ना अलग अलग नाम बता दिए, जैसे यादव है, कुछ लोगों ने बोल दिया यादव जी एम, कुछ लोगों ने बोल दिया यादव की स्पेलिंग गलत बता दी, YADHAV बता दिया। ऐसे ऐसे करके लोगों ने ना अलग अलग कास्ट बता दी। तो इस डेटा को ना समझने में, एनालाइज करने में, ठीक करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आई और ठीक हुआ भी नहीं। तो ये इस सर्वे का डेटा 2011 वाले सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डेटा यूजेबल नहीं था। पूरी प्रोसेस कर भी दी और फिर भी यूजेबल नहीं था। कुछ लोगों ने बता दिया हमारी कास्ट फार्मर है हम, कुछ लोगों ने बोल दिया हम टीचर हैं, कुछ लोगों ने कास्ट की जगह अपना धर्म बता दिया। तो इतनी ज्यादा कैटेगरीज को एनालाइज करना इंपॉसिबल था। इस एक्सपीरियंस से हमें क्या लेसन मिला? कास्ट डेटा कलेक्ट करना देखो बहुत कॉम्प्लेक्स है। जो लोग ये काम करेंगे ना, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है और डेटा वेरिफिकेशन को मजबूत बनाना जरूरी है, तभी ये डेटा अच्छे से कलेक्ट हो पाएगा और हम उसे यूज कर पाएंगे। तो राइटर का पॉइंट यहां पे ये है, 2011 वाली गलती सरकार फिर से रिपीट ना करें। 2011 में जल्दबाजी में सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस कंडक्ट किया गया था। अभी सरकार जल्दबाजी में कास्ट सेंसस ना करे, मतलब कास्ट के लोगों की संख्या ना काउंट करे, फिर वही डेटा सामने आ जाएगा तो वो यूज करने लायक नहीं रहेगा। इसके बाद देखो आर्टिकल्स में ना सेंसस जो डिले हुआ है ना, इसके इफेक्ट्स के बारे में बताया जाता है। जैसे सबसे पहले है पॉलिसी मेकिंग इंपैक्ट, मतलब स्कीम्स सरकार बनाती है ना, वो देखो डेटा के आधार पर बनाती है। लेकिन अभी 2011 का सेंसस का डेटा हमारे पास में है। हाँ, बीच बीच में कुछ सर्वेज होते हैं, उनका डेटा तो सरकार के पास में होता है, लेकिन सर्वेज के दम पे कब तक सरकार स्कीम चलाएगी? ये सर्वेज उतने रिलायबल नहीं होते जितना कि सेंसस का डेटा रिलायबल होता है। अब जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, अब कितना पैसा एलोकेट करना है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का, कितने बेनिफिशरीज हैं, रिलायबल डेटा होगा तभी तो सरकार डिसाइड कर सकेगी ना। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो डीलिमिटेशन से संबंधित है। कंस्टिट्यूएंसीज कैसे डिसाइड होंगी?
सरकार शायद देखो 2026 का वेट कर रही है। सरकार का प्लान ये है क्योंकि 2026 के बाद जो फर्स्ट सेंसस कंडक्ट होगा ना, उस सेंसस के डेटा के आधार पर फिर देखो लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूएंसीज की संख्या चेंज हो जाएगी और इससे नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स को फायदा होगा। अगर ऐसा ही हुआ तो अगर सरकार ने कोई और फॉर्मूला निकाला तो देखो अलग बात है, अदरवाइज नॉर्थ इंडिया के राज्यों की पॉपुलेशन बड़ी है। इसके बाद देखो आर्टिकल में यह भी बोला जाता है 2011 के बाद तो देखो सिचुएशन पूरी तरह से बदल गई है। हम 2011 का डेटा यूज कर रहे हैं, माइग्रेशन का पैटर्न चेंज हो गया है, अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया है, तो इस वजह से इमीडिएट सेंसस कंडक्ट करने की आवश्यकता है और इसके लिए बढ़िया ढंग से इस बार टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है ताकि एक्यूरेसी को और ज्यादा इंक्रीज किया जा सके, काम को स्पीड अप किया जा सके। विभिन्न राज्यों का कोऑपरेशन लिया जा सकता है। विभिन्न राज्य अगर ज्यादा अच्छे से कोऑपरेट करेंगे सेंसस की प्रोसेस में तो और भी अच्छे से सेंसस कंडक्ट हो जाएगा। लोगों में अगर अवेयरनेस फैलाई जाए तो फिर लोग ज्यादा कोऑपरेट करेंगे, ज्यादा अच्छे से डेटा देंगे, तो ये भी एक काम किया जा सकता है। एक पॉइंट बीच में ये भी आता है, इवन देखो काफी सारे जो सर्वेज है ना, जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ये भी देखो सेंसस का यूज करते हैं अपने सैंपलिंग फ्रेम बनाने के लिए। तो सेंसस नहीं कंडक्ट हुआ है तो ये सर्वेज भी जो है वो देखो फिर अच्छा डेटा नहीं प्रोड्यूस कर सकते। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया सेंसस से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो वुमेन सेफ्टी से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले देखो हम वुमेन सेफ्टी का मतलब समझ लेते हैं। देखो वुमेन सेफ्टी सिर्फ फिजिकल सेफ्टी नहीं है, साइकोलॉजिकल सेफ्टी भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। साइकोलॉजिकल सेफ्टी मतलब मेंटल पीस और फ्रीडम। अब एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए रिया एक 25 साल की वर्किंग वुमन है। वो देखो रात 9 बजे ऑफिस से घर जाती है। उसको देखो हर दिन जब वो घर जाती है ना, रात को डर लगता है रास्ते में। ये डर उसकी मेंटल पीस छीन लेता है। तो इस आर्टिकल में ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे देखो वुमन को ना हमेशा कांस्टेंट विजिलेंट रहना पड़ता है। विजिलेंट मतलब हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। यह विजिलेंस उनके लिए ना एक बर्डन बन जाता है, बोझ बन जाता है। इस कांस्टेंट विजिलेंस का क्या नेगेटिव इंपैक्ट होता है वो अब हम डिस्कस करते हैं। और खास करके देखो जो फीमेल एस्पायरेंट्स हैं वो इस चीज से ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगी। आप अपना एक्सपीरियंस बताना भी सही कमेंट बॉक्स में। जैसे सबसे पहली चीज है मेंटल स्ट्रेस। हर वक्त ना खतरे का डर रहता है। मतलब जैसे पार्क में वॉक कर रहे हैं उस समय भी टेंशन रहती है, कोई पीछा तो नहीं कर रहा है। ये जो स्ट्रेस होता है ना, ये लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। अब दूसरा पॉइंट है करियर लिमिटेशन। देखो लेट नाइट वाली जॉब्स जो हैं वो लड़कियां नहीं ले पाती। नई सिटी में जॉब एक्सेप्ट करने से डर लगता है, नई जगह जाने से डर लगता है। इन चीजों से ना लड़कियों की जो ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज है ना उनके लिए वो लिमिट हो जाती हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है सोशल लाइफ इंपैक्ट। सोशल लाइफ इंपैक्ट मतलब दोस्तों के साथ में लेट नाइट्स जो प्लान्स होते हैं वो कैंसिल करने पड़ते हैं। नए लोगों से मिलने में काफी हिचकिचाहट होती है, हेजिटेशन होती है। और इस वजह से ना चूंकि ज्यादा जल्दी से किसी के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, इसलिए लड़कियों का सोशल सर्कल आप देखोगे ना हमेशा छोटा मिलेगा, लड़कों का सोशल सर्कल बड़ा मिलेगा। उसका एक बड़ा रीजन यही होता है कि लड़कियां जल्दी से किसी पे विश्वास नहीं कर पाती क्योंकि उनको हमेशा डर रहता है उनकी साइकी में। फिर देखो एक पॉइंट है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का। अकेले ट्रैवल करने में डर लगता है। देखो पेरेंट्स करने नहीं देते वो अलग बात है, खुद से भी कई बार अकेले ट्रैवल करने में डर लगता है, वो एक अलग इशू है क्योंकि समाज में भेड़िए मौजूद हैं। तो इससे उनकी जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप करने में भी कई बार चैलेंज आता है, मतलब रुकावट है ये अकेला ट्रैवल करने में दिक्कत आना। तो ये सारे देखो पॉइंट्स हैं। फिजिकल सेफ्टी की तो बात हम हमेशा करते हैं। जैसे ही कोलकाता जैसा कोई इंसिडेंट होता है, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, ट्विटर पे ट्रेंड होने लगती हैं चीजें, सरकार पे प्रेशर आता है, मीडिया में आर्टिकल्स छपने लगते हैं। लेकिन साइकोलॉजिकल सेफ्टी का क्या?
उस पर ज्यादा बात नहीं होती। इस आर्टिकल में देखो कुछ अच्छी टर्म्स हैं जो आप आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे देखो एक टर्म है इंटरसेक्शनैलिटी। इंटरसेक्शनैलिटी क्या मतलब है? देखो हर वुमन का ना एक्सपीरियंस अलग होता है। कास्ट क्या है वुमन की, रिलीजन क्या है, क्लास क्या है, अमीर है गरीब है, ये सब भी साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस को प्रभावित करते हैं। जैसे अगर कोई दलित वुमन है ना, उसको फिर डबल एक्सपीरियंस, डबल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। समझ गए? अगर यूपीएससी स्पेशल इस पे क्वेश्चन पूछ ले इंटरसेक्शनैलिटी के बारे में, देखो ये टर्म जो है ये बताती है कि डिफरेंट जो सोशल कैटेगरीज हैं, जैसे कास्ट है, रिलीजन है, सेक्स है, ये कैसे आपस में ओवरलैप करते हैं। अब इनकी वजह से ना दो जो सोशल कैटेगरी हैं, कास्ट और क्लास या फिर रिलीजन, ये आपस में ओवरलैप कर गए, तो फिर देखो कई बार इससे डिस्क्रिमिनेशन और डिसएडवांटेज है ना वो बढ़ जाता है, कई बार कम हो जाता है। तो आपस में कैसे ये सोशल कैटेगरीज जब ओवरलैप होती हैं तो रिजल्ट निकल के आता है, वही टर्म है इंटरसेक्शनैलिटी। फिर इसके बाद एक और टर्म है इंटरजनरेशनल इंपैक्ट। यूज करिएगा आप इनको, इंटरजनरेशनल इंपैक्ट। क्या मतलब है इसका? देखो जैसे एक मां अपनी बेटी को ना सेफ्टी के लिए रिस्ट्रिक्ट करती है, ये मत करिए, ये अनसेफ है, तो देखो बाद में वही बेटी जब आगे जाके मां बनती है ना, वो भी फिर अपनी बेटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं, और ये जो साइकिल है ना वो चलता जाता है। ये है इंटरजनरेशनल इंपैक्ट। एक टर्म आप ये यूज कीजिएगा इनविजिबल बर्डन। ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको पता है इनविजिबल बर्डन। मतलब देखो मेंटल स्ट्रेस जो सेफ्टी की वजह से होता है वो दिखता नहीं है, लोग सिर्फ फिजिकल वायलेंस पे फोकस करते हैं, लेकिन मेंटल स्ट्रेस भी उतना ही सीरियस हमें लेना चाहिए। फिर आगे देखो ऐसे पॉइंट्स हैं जब महिलाएं देखो अपनी सेफ्टी को ज्यादा प्रायोरिटाइज करती हैं क्यूरोसिटी के बजाय, तो देखो ऐसी सिचुएशन में ना एज ए ह्यूमन बीइंग वो लाइफ का फुल एक्सपीरियंस नहीं ले पाती, और कई बार देखो समाज में वो कंट्रीब्यूट करने से वंचित रह जाती हैं। इनोवेशन मैन ज्यादा ला पाते हैं, महिलाएं नहीं ला पाती। आपने शुरुआत से रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, वो ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाई जितना कर सकती थी, वो पोटेंशियल ज्यादा नहीं रीच कर पाई, तो देखो बहुत बुरा लगता है। ये समाज के लिए भी सही नहीं है और एज ए सिविलाइजेशन के लिए भी सही नहीं है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो इंडिया यूएस रिलेशंस से संबंधित है। सी राजा मोहन का ये आर्टिकल है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो जैसा कि आपको पता है यूएस में ना नवंबर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। एक तरफ देखो ट्रंप है जो रिपब्लिकन पार्टी से है, और दूसरी तरफ कमला हैरिस जो डेमोक्रेटिक पार्टी से है। राइटर का पॉइंट ये है, देखो जहां एशिया और यूरोप के कई सारे देश चिंतित हैं कि अगर ट्रंप इलेक्शन जीत गए तो क्या होगा, दूसरी तरफ देखो इंडिया एक ऐसी सिचुएशन में है, कोई भी इलेक्शन जीते इंडिया और यूएसए के जो रिलेशन है ना वो आगे ही जाने वाले हैं। और ये देखो ये इंडिया का कॉन्फिडेंस निकल के आता है पास्ट एक्सपीरियंसेस से। 2000 में ना बिल क्लिंटन भारत की यात्रा पर आए थे। उसके बाद देखो जो भी यूएस के प्रेसिडेंट्स आए हैं ना, उसके बाद चाहे जॉर्ज बुश हो, बैरक ओबामा हो, ट्रंप हो, बाइडन हो, जो भी हो, सब देखो इंडिया के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस के पक्षधर रहे हैं। और दूसरी तरफ इवन इंडिया में भी आप देखोगे अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद मनमोहन सिंह, उसके बाद नरेंद्र मोदी, सभी प्राइम मिनिस्टर्स हमारे देश में यूएसए के साथ रिलेशंस को अच्छा बनाने के पक्षधर रहे हैं, और रिलेशन अच्छे हुए भी हैं पिछले कुछ सालों में। आज के समय में देखो यूएसए ना इंडिया का मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंसिक्वेंशियल पार्टनर है। आप पूछोगे सर इसका मतलब क्या है? देखो कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनर का मतलब है ऑल राउंड पार्टनरशिप, मल्टीपल एरियाज में पार्टनरशिप, जैसे डिफेंस कोऑपरेशन, इकोनॉमिक टाइज, कल्चरल एक्सचेंजेस, साइंटिफिक कोलैबोरेशन, डिप्लोमेटिक, स्पोर्ट, इवन सिक्योरिटी डायमेंशन में भी
अच्छी पार्टनरशिप, तो ये सब कुछ आ जाता है कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप में। और कंसिक्वेंशियल पार्टनर मतलब ऐसा पार्टनर जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट ला सके। मतलब जैसे देखो इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस है ना, वो रिजल्ट ला सकते हैं फॉर एग्जांपल इंडो पैसिफिक रीजन में। कंपैरिजन में आप दूसरे देशों को देखोगे ना, जैसे आप रशिया को देखिए, रशिया सिर्फ इंडिया का एक मेजर मिलिट्री पार्टनर है। टेक्नोलॉजिकल लेवल पे या फिर इकोनॉमिक लेवल पे इतनी ज़्यादा गहरी दोस्ती नहीं है। उसी प्रकार से आप यूरोप देखिए, इंडिया यूरोप के रिलेशंस अच्छे हैं ट्रेड में, टेक्नोलॉजी में, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है यूरोप की इंडिया में, बट सिक्योरिटी डायमेंशन कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो यूएसए एक ऐसा देश है जो इंडिया का कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनर है। हर एक डोमेन में इंडिया की जो पार्टनरशिप है यूएसए के साथ वो अच्छी है। अब देखो राइटर इसके बाद ये बोलते हैं, रिलेशनशिप इतनी ज़्यादा मजबूत है, बावजूद इसके कई बार ना मीडिया, थिंक टैंक्स वो ना इंडिया यूएस रिलेशंस को लेके ना पैसिमिस्ट रहते हैं। मतलब कि कुछ भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए इंडिया यूएस रिलेशन में, उसको ना बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, यूं बताते हैं कि ये तो डील ब्रेकर है, मतलब अब इसकी वजह से रिलेशंस खराब हो जाएंगे। लेकिन देखो ऐसा नहीं है। ट्रैक टू एंगेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है इंडिया यूएस रिलेशंस में। ट्रैक टू एंगेजमेंट वजह से देखो नॉन गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जैसे देखो रिसर्चर्स आपस में मिल रहे हैं, दोनों देशों के कॉर्पोरेट लीडर्स आपस में मिल रहे हैं, समझ गए, रिटायर्ड डिप्लोमेट्स आपस में मिल रहे हैं, ये एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। और देखो सरकार किसकी भी हो, चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार हो, रिपब्लिकन पार्टी की सरकार हो, अब इनके ऑफिशियल्स के साथ में ना दोनों पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ में इंडिया ने रिलेशंस अच्छे इस्टाब्लिश कर लिए हैं। अब ट्रंप का तो देखो वैसे पता है, ट्रंप का पता है उनका अलग अलग इश्यूज़ पे क्या राय है, यूरोप के इशू पे क्या राय है, नाटो के इशू पे क्या राय है, चाइना के इशू पे क्या राय है। जो कमला हैरिस है ना, उनका अभी उतना नहीं पता। हालांकि अभी 2-3 इवेंट्स उन्होंने अटेंड किए हैं और उन्होंने कुछ मुद्दों पे अपनी राय रखी है, इससे कुछ संकेत मिलते हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं अभी। जैसे देखो इमिग्रेशन है। अब इमिग्रेशन के मुद्दे पे जहां ट्रंप की राय ये है कि ट्रंप तो पूरी तरह से जो इलीगल इमिग्रेशन है उसे बंद करना चाहते हैं और काफ़ी सख्त हैं ट्रंप इमिग्रेशन के मुद्दे पे, क्योंकि राइट विंग पार्टी है, रिपब्लिकन जो पार्टी है। कमला हैरिस की राय ये है कि हम लीगल इमिग्रेशन को मेरिट के बेसिस पे अलाउ करेंगे और इलीगल इमिग्रेशन को बंद करेंगे। तो ये उनकी राय है। फिर से बोलता हूं, कमला हैरिस की राय ये है जो लीगल इमिग्रेशन सिस्टम है उसको हम अलाउ करेंगे, लेकिन रिफॉर्म्स के साथ। लीगल इमिग्रेशन में हम रिफॉर्म्स लेके आएंगे। यूएस को जिस प्रकार के टैलेंट की आवश्यकता है वो टैलेंट अमेरिका में आए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इलीगल फ्लो होता है माइग्रेंट्स का, इमिग्रेंट्स का, उसे हम रोकेंगे। दूसरा जो मुद्दा है वो ट्रेड का है। ट्रंप जहां देखो ये कहते हैं यूएस से जो माल इंपोर्ट करता है ना उस पर मैं 10% टैक्स लगा दूंगा, नेशनल सेल्स टैक्स। तो हैरिस कहती हैं देखो अगर इंपोर्ट पे टैक्स लगाया जाएगा तो इससे कंज्यूमर्स पे बर्डन पड़ेगा, कंज्यूमर्स के लिए चीजें महंगी हो जाएंगी। तो हैरिस की जो सोच है वो एक प्रकार से इंडियन एक्सपोर्टर्स को रिलीफ देने वाली है। और फिर राइटर कहते हैं कमला हैरिस जो है वो देखो बाइडन की अप्रोच के साथ आगे बढ़ने वाली हैं। बाइडन चाहते हैं वर्ल्ड में जो इकोनॉमिक ऑर्डर है ना वो ड्यूरेबल रहे, रिजिलियंट सप्लाई चेन्स होनी चाहिए। जैसे जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इन सब देशों ने ना सप्लाई चेन्स को रिजिलियंट बनाने के लिए इनिशिएटिव लिया था ताकि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म की जा सके। चाइना कोई भरोसा नहीं है, युद्ध की सिचुएशन में चाइना माल सप्लाई करना बंद कर दे। तो इसलिए यूएस चाहता था कि जितना हो सके हम हमारे देशों से ही माल सप्लाई करें, कम से कम युद्ध की सिचुएशन में रिलायबल तो रहेगी सप्लाई चेन, माल इंपोर्ट तो होता रहेगा, अदरवाइज तो दिक्कत आ जाएगी। फिर टेक्नोलॉजी की बात आती है। देखो बाइडन ने ना अपने दोस्तों के साथ में, जैसे यूरोपियन यूनियन, इंडिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, इन देशों के साथ में एडवांस टेक्नोलॉजी कोएलिशंस बनाए हैं। इवन कमला हैरिस भी इसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ने वाली है। फिर आता है यूरोप की सिक्योरिटी का मुद्दा। ट्रंप का तो पता है, ट्रंप बोलते हैं नाटो जो है उसमें जो मेंबर कंट्रीज हैं वो खुद डिफेंस में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें, अगर नहीं करेंगे तो हम सुरक्षा के लिए नहीं आएंगे।
लेकिन कमला हैरिस ट्रंप को बोलती हैं कि आपने अपने ऐसी बातें की जैसे हम अपने यूरोपियन पार्टनर्स को छोड़ रहे हैं, ये गलत है। इससे विभिन्न देशों का जो भरोसा है यूएसए के ऊपर से कम होता है। और देखो, इंडिया यूएस रिलेशंस में ना एक कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर रहेगा रशिया। इंडिया के प्रधानमंत्री रशिया की यात्रा पर गए थे तो यूएस ने क्वेश्चंस उठाए थे। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन की यात्रा पर भी गए पिछले हफ्ते। तो इंडिया बैलेंस स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है रशिया और वेस्ट के बीच में। आगे जाके ये बैलेंस स्टैब्लिश करना देखो और भी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। चाइना को लेके कन्वर्जेंस है। चाइना को लेके देखो, ट्रंप और कमला हैरिस दोनों की जो सोच है वो एक जैसी है कि चाइना को कंटेन करना है, और चाइना को कंटेन करने में इंडिया जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है। कमला हैरिस की बात की जाती है जो देखो पिछले 4 सालों में 4 बार एशिया की यात्रा पर आई हैं और उन्होंने चाइना के अगेंस्ट यूएसए के अलायंसेस बनाने में अहम भूमिका निभाई। इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की हेजेमोनी को कंट्रोल करने के लिए, ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, एक सेकेंड, हाँ अब सही है। इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की हेजेमनी को कंटेन करने के लिए यूएसए देखो अलायंसेस बनाने में इच्छुक है, और इंडिया भी क्वाड का पार्ट है। क्वाड में 4 देश हैं, और बाइडेन के समय ओकस भी बना, दूसरे कुछ इनिशिएटिव्स भी निकल के आए। तो देखो, यही सोच अगर कमला हैरिस प्रेसिडेंट बनती है तो यूएस की रहने वाली है। तो इस मामले में ट्रंप और हैरिस के बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं है। और देखो, एक बात ये है, यूएस में जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स है ना, वो इंडिया के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के पक्षधर हैं, सपोर्ट करते हैं वो इंडिया को कि इंडिया के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप स्टैब्लिश की जाए, क्योंकि इंडिया यूएस के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट भी है। इसलिए बिजनेस टू बिजनेस टाइज काफी ज्यादा मजबूत हुए हैं। वैसे देखो, चाइना भी इंडिया का एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, बट चाइना के साथ ट्रेड रिलेशंस में ना इंडिया की तरफ से डेफिसिट है बहुत बड़ा। ये इंडिया के लिए काफी कंसर्निंग है, लेकिन यूएसए के साथ में ऐसा नहीं है। तो कुल मिलाकर देखो, ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया यूएस रिलेशनशिप से संबंधित। चलते हैं आगे, क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। वुमेन सेफ्टी से संबंधित जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया था ना, उस पर आधारित ये क्वेश्चन है। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।